Hello, class ninth. In the last video, we read about February Revolution in Petrograd. पेट्रोग्राड के अंदर फरवरी की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति और लास्ट में किस तरह से बोल्शेविक्स ने सत्ता पे काबिज होकर के और उसके बाद क्या स्थिति रही, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदला, जो बदलाव लोग चाहते थे क्या वो बदलाव उनको मिला, जो बदलाव बोल्शेविक्स ने वहाँ की जनता को प्रॉमिस किया क्या वो बदलाव मिला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोल्शेविक्स के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी, बैंक्स थी, वो सब नेशनलाइज हो गई नवंबर के महीने में 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। इस नेशनलाइज होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार ने ऑनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों अपने हाथ में ले लिया। लैंड, ज़मीन को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और किसानों को नोबिलिटी की लैंड को सीज करने को कहा गया, यानी कि जो नोबल क्लास है उनकी ज़मीनों को जब्त करने को कहा गया। शहरों के अंदर जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने बड़े घरों के पार्टीशन करा दिए, फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, परिवार की जितनी ज़रूरत उस हिसाब से बड़े घरों के पार्टीशन करा दिए। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के जो ओल्ड टाइटल्स, पुराने टाइटल्स थे, उनको बैन कर दिया कि अब वो पुराने टाइटल्स का यूज कोई नहीं करेगा। इन बदलाव को और ज़्यादा निखारने के लिए नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए गए आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। इसके लिए क्लोथिंग कंपटीशन भी बनाई की गई। 1918 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जब सोवियत हैट यानी जो सोवियत की जो टोपी, उसका चुनाव किया गया। अब क्या है कि अगला काम जो हुआ कि बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम फिर से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दी गई। नवंबर के महीने में 1917 में बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया, लेकिन इस बार भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी के महीने में 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक्स के द्वारा लिए गए कदमों का एक तरह से को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। उसको लगा, ही थॉट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। उसके हिसाब से ये मानना था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो थी ना, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक थी किसकी तुलना में? ऐसी असेंबली जो अनसर्टेन कंडीशंस में है ना चुनी गई है। मार्च के महीने में 1918 में बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद, पॉलिटिकल अलाइज के विरोध के बावजूद, बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी, शांति समझौता किया ब्रेस्ट लिटोस्क में। उसके बाद जो साल बीते, बोल्शेविक्स धीरे धीरे एकमात्र पार्टी बनी जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में हिस्सा ली, जो कि देश की पार्लियामेंट को बनाई। रशिया वन पार्टी स्टेट बना, कोई और पार्टी रशिया के अंदर नहीं बच गया जो ऑल रशियन कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर पाती। उसके बाद से जब से रशिया वन पार्टी स्टेट बना, ट्रेड यूनियंस को क्या किया गया? पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। जो सीक्रेट पुलिस थी, जो खुफिया पुलिस थी, जिनको चेका फर्स्ट कहा गया, बाद में इसका नाम ओगपू और एनकेवीडी है ना, इस सीक्रेट पुलिस ने, इस खुफिया पुलिस ने हर किसी को पनिश किया। जिस किसी ने भी बोल्शेविक्स का बहिष्कार किया, उसकी आलोचना की। बहुत सारे जो युवा लेखक थे और कलाकार थे, उन्होंने पार्टी के समर्थन में रैली किया, है ना, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सोशलिज्म की निशानी है, समाजवाद और बदलाव की निशानी है। अक्टूबर 1917 के बाद इसके कारण, है ना, आर्ट और आर्किटेक्चर में, कला और भवन निर्माण कला में एक्सपेरिमेंट्स हुए, है ना, बट मेनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड। लेकिन जो इससे उम्मीद नहीं थी, इस पार्टी ने वही किया। इसने वापस से सेंसरशिप को बढ़ावा दिया, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक तरह से इसने प्रतिबंधित कर दिया।
अब हम पढ़ेंगे रशिया में जो सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी, या फिर कह सकते हैं जो गृह युद्ध छिड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध, जब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, है ना, संघर्ष करने लगे, ऐसी परिस्थिति को सिविल वॉर कहा जाता है। तो कहता है कि जब बोल्शेविक्स ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जमीन का पुनः वितरण, इसका आदेश दिया ना, तो रशिया की जो सेना थी उसके बीच में टूट हो गई एक तरह से। सोल्जर्स में से ज़्यादातर लोग किसान थे, वो वापस घर जाना चाहते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, वो चले गए वहाँ से। नन बोल्शेविक सोशलिस्ट यानी समाजवादियों में भी जो बोल्शेविक्स के समर्थन नहीं थे, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के समर्थक, इन सब ने बोल्शेविक्स के द्वारा जो अपराइजिंग की जा रही थी, इन सब का विरोध किया। उनके जो नेता थे वो साउथ रशिया की तरफ कूच किए, ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया और बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़े। बोल्शेविक्स को द रेड्स कहा जाता है। ड्यूरिंग 1918 लाल सेना 1918 और 1919 के दौरान ग्रीन्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, यानी रेड के अलावा ग्रीन्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, समाजवादी क्रांतिकारी, और तीसरा वाइट्स जो जार के समर्थक थे, है ना, इन्होंने ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कब्जा कर रखा था। इनका समर्थन कौन कर रहे थे? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापान की सेना, क्योंकि ये वो ताकतें थी जो रशिया में बढ़ते समाजवाद को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित थी। जैसे जैसे सेना और बोल्शेविक सिविल वार लड़ती गई, लूटपाट मचाती गई, डकैती वगैरह करने लगी, फेमाइन कॉमन समस्या वहाँ की बन गई, अकाल जैसी स्थिति वहाँ पे आपको देखने को मिली। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो समर्थक थे वाइट्स के बीच में, उन्होंने कठोर कदम उठाया किसानों के साथ, जिन्होंने उसकी ज़मीन छीनी उसके साथ कठोर कदम उठाया। इस तरह के जो एक्शंस थे, इसकी वजह से नन बोल्शेविक्स के प्रति समर्थन कमज़ोर पड़ गया। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ने फॉर्मर रशियन एम्पायर पे लगभग कब्जा कर लिया था। दे सक्सीडेड टू ड्यू टू कॉपरेशन विथ नन रशियन नेशनलिटीज। उनको सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनको नन रशियन नेशनलिटीज का समर्थन था और मुस्लिम जादिस्ट का समर्थन था, यानी गैर रशियन और मुस्लिम जादिस्ट का समर्थन था। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क, ये सहयोग काम नहीं आया। कहाँ पे? जहाँ पे रशिया के जो कॉलोनिस्ट थे वो खुद बोल गए। खीवा एक जगह है जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर है। बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने क्या किया? लोकल नेशनलिस्ट को बड़ी बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी। किसके नाम पे? समाजवाद की रक्षा के नाम पे। ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक्स की सरकार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। कहता है इनका उपचार, इनका इलाज ढूंढने के लिए ज़्यादातर जो नन रशियन थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई है। कहाँ पे? सोवियत यूनियन के अंदर, यूएसएसआर के अंदर। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में ये यूएसएसआर जो है रशियन एम्पायर से क्रिएट किया गया, लेकिन तब से ही इसके साथ अनपॉपुलर पॉलिसीज की वजह से बोल्शेविक्स ने लोकल गवर्नमेंट को हार्श स्टेप, कहने का मतलब है फॉलो करने को मजबूर किया, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, यानी नोमैडिज्म का कट्टर विरोध करना, उसको हतोत्साहित करना। ये प्रयास किया गया कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ को जीता जाए, है ना, और उनको कुछ सफलता भी हाथ लगी। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉप सब सेक्शन जो है आपका है, दैट इज मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी समाज की स्थापना। कहता है कि गृह युद्ध के दौरान जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्री और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने किसानों को जमीन जोतने का आदेश दिया, वो जमीन जो समाज सोशलाइज हो चुका है। बोल्शेविक्स ने जब्त की हुई जमीन को एक तरह से कलेक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल किया, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की प्रक्रिया को शुरू की गई। ऑफिशियल्स ने ये मूल्यांकन किया कि कैसे इकोनॉमी काम करेगी और कैसे 5 वर्ष के लिए 5 ईयर्स के लिए प्लान टारगेट सेट किया जाएगा।
इस आधार पे उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया। सरकार ने प्राइस फिक्स की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोशन के लिए। सरकार ने दाम फिक्स किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पहले 2 प्लान के दौरान। पहला 2 प्लान कब कब से कब तक, 1920 से 1932 और 1933 से 1938। सेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी इनकी, केंद्रीकृत योजना, इससे आर्थिक विकास हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आपका 1929 और 33 के बीच में बढ़ा 100% तक। ऑयल, कोल और स्टील के क्षेत्र में नए फैक्ट्रीज भी आए। रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से वर्किंग कंडीशन खराब हो गई। एक शहर है जिसका नाम है मैग्निटोगोर्स्क, है ना, यहाँ पर स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन जो है 3 साल में पूरा हुआ। वर्कर्स की कंडीशन बड़ी खराब थी, हार्ड लाइफ्स जीते थे। परिणाम ये हुआ कि 550 काम जो है ठिकाने पे जो काम थे वो पहले ही साल में बंद हो गए। उनके जो लिविंग क्वार्टर्स थे वहाँ पे 40 डिग्री से भी कम टेम्परेचर। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर। और उनको कहने का मतलब है कि 4th फ्लोर से नीचे उतरना पड़ता था डायरेक्ट टॉयलेट जाने के लिए। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप। अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर एंड पीजेंट टू इंटर यूनिवर्सिटीज़। एक अलग से स्कूलिंग व्यवस्था की गई ताकि जो फैक्ट्री के मजदूर है वो पढ़ने जा सके, यूनिवर्सिटी जा सके। क्रेचेज वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्री फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर, यानी कि महिला मजदूर के बच्चों को रखने के लिए व्यवस्था की गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, सस्ता ही सही लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स, मजदूरों के लिए मॉडल लिविंग क्वार्टर्स सेटअप किए गए, है ना। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, इसका असर मिला जुला था, है ना, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो संसाधन था वो क्या था, लिमिटेड था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा सबसेक्शन, दैट इज स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन की फिलॉसफी क्या है, स्टालिन के द्वारा लिए गए मेजर्स क्या है और ये कलेक्टिवाइजेशन क्या है। तो आपने देखा कि अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो काल था किससे जुड़ा था, डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का स्टॉक बनाना, एक तरह से उसको कलेक्ट करना, उसके प्रोडक्शन को कलेक्ट करना, उसके डिजास्टर से शुरुआती इकोनॉमी बर्बाद थी। 1927 और 28 के बीच में सोवियत रसिया के जो शहर थे ना, वहाँ पे ग्रेन सप्लाईज की बहुत बड़ी दिक्कत थी। गवर्नमेंट ने एक तरह से प्राइस फिक्स कर दिया कि अनाज किस दाम पे बिकेगा, लेकिन किसान जो थे अनाज को इस दाम पे बेचना नहीं चाहते थे। स्टालिन, जो कि लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी का नेतृत्व किया, उसने कुछ सख्त आपातकालीन कदम उठाए। उसका मानना था कि रिच पीजेंट्स और व्यापारी जो गांव के अंदर है वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को जमा कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कभी दाम बढ़ेगा, है ना। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। इसके हिसाब से ये जो अटकलें लगाना बंद करना होगा और जो सप्लाईज है उसको जब्त करना होगा। 1928 में पार्टी के सदस्य ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का दौरा करते हैं, अनाज जहाँ पे उत्पादन होता है उन इलाकों का दौरा करते हैं, है ना। ग्रेन कलेक्शंस को इन्फोर्स करते हैं। कुलक्स को लूटा जाता है। कुलक्स क्या है, वेल टू डू पीजेंट्स, इनको लूटा जाता है। शॉर्टेज की समस्या लगातार बनी रहती है। निर्णय लिया जाता है कलेक्टिवाइज फार्म्स का, यानी कि एक खेत में सामूहिक रूप से खेती की जाएगी। ये तर्क दिया जाता है कि अनाज की शॉर्टेज जो है वो किसकी वजह से है, होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग के साइज की कम होने की वजह से है, छोटी छोटी ज़मीनों की वजह से है। 1917 के बाद ज़मीनें जो थी वो किसानों को दे दी गई और छोटे साइज के जो किसान के जो खेत हैं उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जा सकता है। अगर आप इन खेतों को मॉडर्न डेवलप करना चाहते हो, है ना, और इंडस्ट्रियल लाइन पे रन करना चाहते हो मशीनरी के साथ, तो ये ज़रूरी है कि कुलक्स को एलिमिनेट कर दो, है ना। उन किसानों से ज़मीन ले लो और स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, यानी बड़ा खेत जो किसके कंट्रोल में हो, स्टेट के कंट्रोल में हो। यानी कि स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बाद यही सब हुआ। 1929 से पार्टी ने किसानों को कलेक्टिव फार्म्स में, यानी कलेक्टिव फार्म्स को कोलखोज कहा जाता था, कलेक्टिव फार्म्स में खेती करने के लिए जबरन फोर्स किया। बल्क ऑफ लैंड और इम्प्लीमेंट ये किसको, कलेक्टिव फार्म्स के ऑनरशिप में दी गई। पीजेंट्स ज़मीन पे काम करते थे, कोलखोज का प्रॉफिट शेयर किया जाता था। आक्रोशित किसान ने
अधिकारियों का खिलाफत किया, उनके मवेशियों को क्या किया, बर्बाद कर दिया। 1929 और 31 के बीच में कैटल की जो संख्या थी वो 1/3 कम गई। जिसने भी कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उनको पनिशमेंट दी गई, सज़ा दी गई। मेनी वेयर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुतों को डिपोर्ट किया गया, है ना, यानी कि जबरन देश से बाहर कर दिया गया हमेशा के लिए। एग्जाइल का मतलब देश से दूर रहने के लिए कहा गया। और जब उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया तो किसानों का तर्क था कि दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। वो अमीर नहीं है और वो समाजवाद के खिलाफ नहीं है, बस सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि वो कलेक्टिव फार्म्स में नहीं काम करने चाहते। उसके बहुत से कारण हैं। स्टालिन की जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की इजाज़त देती है, बट इस तरह के किसानों को, मतलब जिनको इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की इजाज़त दी गई, उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहता है कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ पाया। बैड हार्वेस्ट जो 1930 और 33 के बीच में हुआ, इसके कारण सबसे बड़ा अकाल सोवियत हिस्ट्री में आया जब 40 लाख लोग मारे गए, है ना। तो ये था आपका 4.3 सेक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल रीड अबाउट द 5th section, that is global influence of USSR. Thank you and please wait for another video class 9th. Share, subscribe and thank you once again.